सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को झटका, वक्त पर नहीं मिली कोई राहत। महुआ मोइत्रा पहुंची सुप्रीम कोर्ट, ओवैसी के बयान पर मचा बवाल। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी, मैं हूं परवीन शेख। वक्फ बिल को लेकर सबसे ज्यादा हंगामा बिहार और बंगाल में है। बिहार में कुछ महीनों बाद चुनाव है, बंगाल में 2026 में चुनाव होने वाला है। दोनों जगह के चुनाव में मुस्लिम वोटर्स बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि टीएमसी और आरजेडी महागठबंधन दोनों ही मुसलमानों की राजनीति करते आए हैं। इसलिए इन राज्यों में मुस्लिम संगठन सबसे ज्यादा चिल्ला रहे हैं और कानून को अपने हाथों में लेकर जमकर उत्पात मचा रहे हैं। बंगाल में तो ममता बनर्जी पूरी तरह से मुसलमानों के सामने सरेंडर कर चुकी हैं और इस बीच वक्फ कानून 2025 को लेकर सियासी और कानूनी घमासान तेज हो गया है। 10 अप्रैल 2025 को एनडीए के घटक दल के नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी के मणिपुर के विधायक शेख नूरुल हसन और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी, यानी याचिका दायर की है। दोनों नेताओं ने अपनी अपनी याचिकाओं में इस संशोधन को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। यह मामला अब देश भर में चर्चा का केंद्र बन चुका है। वैसे वक्फ कानून पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कानून के जानकार मानते हैं कि ममता से लेकर तेजस्वी यादव तक सिर्फ अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने की मुहिम में जुटे हैं, क्योंकि जिनके वोटों पर ये लोग अब तक पलते आए हैं उन्हें जवाब देना तो बनता ही है। क्योंकि चुनावी राज्यों में क्षेत्रीय दल ही मुसलमानों को भड़का रहे हैं, जिसमें मुट्ठी भर मुस्लिम तंजीमें भी शामिल हैं। जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें आम मुसलमानों का कोई भी जो हिस्सेदारी है या भागीदारी है वो नहीं दिख रही है। आम मुसलमान वक्फ कानून से खुश है, लेकिन छाती ओवैसी जैसे नेता पीट रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने अपनी याचिका में क्या क्या कहा है, इसे हम आपको विस्तार से बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। लेकिन उससे पहले ओवैसी का एक बयान मुसलमानों में डर पैदा कर रहा है, यानी मुसलमानों को भड़काने में सबसे आगे भाईजान नजर आ रहे हैं। खासकर संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर उन्होंने जो कहा है उस पर बवाल मचा है। क्या वक्फ कानून से छिन जाएगी शाही जामा मस्जिद? वक्फ कानून 2025 का नोटिफिकेशन 8 अप्रैल 2025 को जारी हुआ था। सरकार का कहना है कि ये कानून वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब ये पूरे देश में प्रभावी हो चुका है। इस कानून को लेकर मुस्लिम संगठनों और कई सांसदों ने आपत्ति जताई है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। मुस्लिम संगठनों ने कहा है कि इस कानून के अमल में आने के बाद ऐतिहासिक संपत्तियों का मालिकाना हक भी प्रभावित होगा और इसका मुसलमानों पर असर पड़ेगा। इसी कड़ी में एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया के साथ बातचीत में इस कानून के लागू होने के बाद संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर एक बड़ा बयान दिया था, जिस पर बवाल मचा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि वक्फ संशोधन कानून 2025 लागू होने के बाद संभल की शाही जामा मस्जिद वक्फ की संपत्ति नहीं रह जाएगी। ओवैसी ने एक चर्चा के दौरान ये बयान दिया था। उन्होंने कहा था, बिल में 3D सेक्शन जोड़ा है। ये सेक्शन कहता है एनी डिक्लेरेशन और नोटिफिकेशन इशू अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज शैल बी वॉइड if such property was a protected monuments or protected area under the Asian Monuments Prevention Act 1904 or the Asian Monuments and Archaeological Sites and Remain Act 1958 at the time of such a declaration or notification। इस कानून पर जिस दिन राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे संभल की मस्जिद वक्फ नहीं रहेगी, क्योंकि संभल की मस्जिद जो है वो एएसआई में संरक्षित साइट है। इसलिए संभल की मस्जिद चली गई ना वक्फ से। वक्फ कानून के लागू होने के बाद ओवैसी ने फौरन एक और ट्वीट भी किया था। उन्होंने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि संभल जामा मस्जिद नए वक्फ कानून में वक्फ की संपत्ति नहीं रहेगी और आज संभल की जामा मस्जिद को एएसआई संरक्षित स्मारक का बोर्ड लगाकर उसका नाम जुमा मस्जिद कर दिया है। एआईएमआईएम सांसद ओवैसी के इस दावे पर सीनियर वकील विष्णु शंकर जैन ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आप ये बयान दे रहे हैं कि संभल की मस्जिद से महरूम होना पड़ेगा, तो सबसे पहले बैरिस्टर साहब को दिखाना पड़ेगा कि संभल की मस्जिद फला फला वक्फ नंबर है। संभल की मस्जिद इस दिन वक्फ दर्ज हुई, ये वक्फ डीड है उसकी या फिर ये वक्फ बाय यूजर है। उन्होंने तो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया कि हमें वक्फ से महरूम होना पड़ेगा। विष्णु शंकर जैन ने आगे कहा कि यह भ्रम फैलाया जा रहा है।
आप सेक्शन 3D पढ़ लीजिए। उसमें लिखा है कि जो ASI संरक्षित इमारत है और अगर आपने उसको वक्फ किया है तो वो नोटिफिकेशन शून्य हो जाएगा और अब ASI एक्ट 1958 से संचालित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ASI एक्ट 1958 के बारे में वो बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो ASI के अधीन हैं, वहाँ पूजा पाठ हो रही है, बहुत सारी मस्जिदें हैं इस देश में जो ASI के अधीन है, लेकिन वहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही है। गोवा का सफाई मस्जिद ऐसी ही है, वहाँ नमाज पढ़ी जा रही है, इसलिए ऐसा कहना भ्रम फैलाना है, यानी गुमराह करना है कि अगर कोई इमारत ASI के अधीन है तो वहां पर मेरी पूजा रुक जाएगी और नमाज रोक दी जाएगी। ऐसा कहना इस एक्ट के खिलाफ है। आपको बता दें कि देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और वक्फ बोर्ड के बीच कई ऐतिहासिक प्रॉपर्टीज को लेकर विवाद रहा है। ASI इन प्रॉपर्टीज को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित करती है, जबकि वक्फ बोर्ड इन्हें अपनी संपत्ति के रूप में इस पर दावा करता है। वक्फ अक्सर ये तर्क देता है कि ये धार्मिक या परोपकारी मकसद के लिए वक्फ की गई थी। ताजमहल ASI का है या वक्फ बोर्ड का? ऐसा ही मुगल बादशाह शाहजहां की बनवाए गए ताजमहल को लेकर भी हुआ था। उत्तर प्रदेश की सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 2005 में ताजमहल को वक्फ संपत्ति घोषित किया था। वक्फ बोर्ड ने यह दावा किया था ये एक मकबरा है और इस्लामी परंपरा के तहत वक्फ के अधीन आता है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड से पूछा अगर शाहजहां ने इसको वक्फ किया तो वो वक्फ डीड दिखाए, लेकिन वक्फ बोर्ड कोर्ट में वक्फ डीड दाखिल नहीं कर पाए। इसके बाद कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया और इसी को लेकर सीनियर वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि जो मौजूदा वक्फ कानून आया है उसके सेक्शन 36 को उठाकर देख लीजिए, उसमें यही लिखा है अब जो भी वक्फ होगा वो वक्फ डीड के जरिए से ही होगा। इतिहास में जो भी वक्फ हुई है उसके बारे में सेक्शन 3B के माध्यम से जानकारी मांगी गई है, जैसे वक्फ डीड कब हुई, आपकी ऑनरशिप कब आई, उसका मुतव्वली कौन था, गजट नोटिफिकेशन कब हुआ, ये जानकारी वक्फ के पोर्टल पर देनी पड़ेगी। ASI और वक्फ साथ मिलकर मैनेज करते थे। सवाल है कि क्या वक्फ संशोधन कानून 2025 लागू होने से पहले ASI की संपत्ति वक्फ की संपत्ति हो सकती थी, जिस पर जमाते इस्लामी हिंद के शिक्षा विभाग के जो सहायक रहे हैं सचिव इनाम उर रहमान, उनका भी एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सैकड़ों दर्जनों उदाहरण हैं जब दोनों एक साथ ऐसी प्रॉपर्टीज को मैनेज करते आए थे, जैसे आगरा की जामा मस्जिद जहां ASI और वक्फ दोनों मिलकर इसे मैनेज करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ASI ऐसी इमारतों का संरक्षण करता था, जबकि वक्फ बोर्ड वहां के मजहबी काम देखता था, जैसे इमाम कौन होगा, मुअज्जिन कौन होगा, अलग अलग, और इसमें भी कभी टकराव नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार की नियत और इरादा ठीक है तो वक्फ बोर्ड को गैर जरूरी तौर पर ऐसी इमारतों से बाहर क्यों कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों मिलकर सैकड़ों मस्जिदों का मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। इनाम उर रहमान ने यह भी कहा कि जमाते इस्लामी हिंद इस कानून को पूरी तरह से खारिज करती है और वापस लेने की मांग करती है। उन्होंने कहा कि ये कानून असंवैधानिक है, नागरिकों के बीच भेदभाव करता है और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है, मूलभूत अधिकारों के खिलाफ है। इनाम उर रहमान का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा ये कानून खास समुदायों को दबाने, कमजोर करने, उनकी संपत्ति को हड़पने का मसौदा है। इसमें खास कम्युनिटी को टारगेट किया गया है और बांटने की कोशिश की गई है। अब इनाम उर रहमान का ये जो बयान है वो इसलिए आया है क्योंकि देश में सबसे ज्यादा जो मस्जिदें हैं वो जमाते हिंद के अंडर ही आती हैं और इसलिए इनको डर सता रहा है कि जो इन्होंने प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है, जो सालों से इस प्रॉपर्टी से उगाही वसूली करते आए हैं, वो रुक जाएगी, इसलिए अब ये इस तरह के बयान दे रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून 2025 लागू होने से पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की संपत्ति को वक्फ की संपत्ति के रूप में दावा किया जाता था, बशर्ते उस पर वक्फ बोर्ड द्वारा कोई वैधानिक दावा स्थापित किया गया हो और वो दावा वक्फ अधिनियम 1995 के तहत यहाँ पर लीगल यानी मान्य हो। वक्फ अधिनियम 1995 जो 2025 में संशोधन से पहले लागू था, वक्फ बोर्ड ये अधिकार देता था कि वो किसी भी संपत्ति, किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ की संपत्ति घोषित कर सके अगर उसे लगता था कि वो संपत्ति मुस्लिम कानून के तहत धार्मिक, पवित्र या परोपकारी मकसद के लिए समर्पित की गई थी यानी वक्फ की गई थी। उसमें वक्फ बाया यूजर का सिद्धांत भी शामिल था, जिसके तहत बिना औपचारिक दस्तावेज के भी लंबे वक्त तक इस्तेमाल के आधार पर संपत्ति को वक्फ माना जा सकता था। हालांकि ASI ने संरक्षित संपत्तियों जैसे स्मारक या पुरातात्विक जो स्थल हैं आमतौर पर
केंद्रीय संरक्षित स्मारक के रूप में प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत आती है और उस कानून के तहत ऐसी संपत्तियों पर किसी तरह का अतिक्रमण या स्वामित्व परिवर्तन प्रतिबंधित था। फिर भी वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 40 के तहत वक्फ बोर्ड को ये ताकत यानी ये अधिकार हासिल था कि वो किसी संपत्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा करे और उसे वक्फ घोषित कर सकता था और उसका फैसला आखिरी माना जाता था जब तक कि वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा उसे बदला या रद्द ना किया जाए। गौरतलब है कि नए वक्फ कानून में वक्फ बाय यूजर और धारा 40 दोनों को ही समाप्त कर दिया गया है, जिसको लेकर कुछ मुट्ठी भर मुस्लिम संगठनों और मौलानाओं के पेट में दर्द हो रहा है। अब वक्फ को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर याचिकाएं दाखिल हो रही हैं, उस पर सुनवाई 16 अप्रैल को होगी और इस कड़ी में महुआ मोइत्रा ने भी अपनी याचिका में दावा किया है कि ये कानून संविधान का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा ये कानून अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाता है। ये न सिर्फ गलत है बल्कि शर्मनाक भी है। उनकी मांग है कि इस कानून को पूरी तरह रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 16 अप्रैल 2025 के लिए तय की है। ये मामला संविधान की आत्मा को परखेगा। ये विवाद अब सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं है। देश भर में लोग इस पर अपनी अपनी राय भी रख रहे हैं। जहां कुछ इसे सुधार का कदम बता रहे हैं, वहीं अल्पसंख्यक समुदाय इसे अपनी धार्मिक आजादी पर खतरे के रूप में भी देख रहा है। इसमें भी बंटवारा देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला न सिर्फ कानूनी बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी अहम होगा। यानी नजरें पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है। लेकिन जो जानकार या जो खबरें आ रही है वो ये बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट से भी विपक्ष या इन मुस्लिम संगठनों को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।